तो हेलो गाइस, आज मैं आपको एक न्यू कॉमेडी रोमांस कोरियन ड्रामा को एक्सप्लेन करने वाला हूं जिसका नाम है लव नेक्स्ट डोर। सो स्टे ट्यून विद मी। एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हम मेन लीड सेओंगहो की मॉम हाईसुक और फीमेल लीड रियो की मॉम मिसुक को देखते हैं जो अपनी बाकी दो फ्रेंड्स के साथ हाइकिंग पर आई होती है। वो सब बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। फिर तभी उनकी एक फ्रेंड रियो की मॉम से कहती है कि तुम्हारा आउटफिट तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव लग रहा है, जिस पर वो कहती है कि ऑफकोर्स ये एक्सपेंसिव है क्योंकि मेरी बेटी ने स्पेशली इसे अमेरिका से मेरे लिए भेजा है। जिसे सुनकर उनकी फ्रेंड्स उसकी बेटी की तारीफ करने लगती है। तो ये बात सुनकर सेओंगहो की मॉम कहती है कि वैसे मुझे अपने बेटे से गिफ्ट लेना पसंद नहीं क्योंकि वो खुद मेरे लिए एक गिफ्ट है। मतलब दोनों के बच्चे ही लाइफ में वेल सेटल्ड है, इसलिए दोनों मॉम्स के बीच ये बहस होती रहती है कि रियो और सेओंगहो में सबसे बेटर कौन है। तो सेओंगहो की मॉम कहती है कि सेओंगहो रिसेंटली अभी प्रेसिडेंट से मिला है और साथ ही उसने आर्किटेक्चर कंपटीशन में एक लाइब्रेरी डिजाइन की जिसके लिए उसे अवार्ड भी मिला। साथ ही उसे इंटरनेशनल आर्किटेक्चर का अवार्ड भी मिला है और इतना ही नहीं, वो अपनी यूनिवर्सिटी में टॉपर भी रह चुका है और वो एक नेशनल लेवल का स्विमर भी है। तो रियो की मॉम भी स्टार्ट हो जाती है और अपनी बेटी की बड़ाई करने लगती है कि रियो भी यूएस की टॉप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करके अब वर्ल्ड की प्रेस्टीजियस कंपनी में जॉब करती है। साथ ही वर्ल्ड के सेकंड रिचेस्ट पर्सन के यहाँ से उसे जॉब का ऑफर भी आया था। तो वही सब सेम चीज़ें सुनकर उनकी दोनों फ्रेंड्स आगे जाने लगती है क्योंकि उन्हें पता था कि अब इन दोनों में से कोई भी चुप नहीं होने वाला। साथ ही वो दोनों बेट लगाती है कि तुम्हें क्या लगता है कि आज इन दोनों में से कौन जीतेगा। तो वो कहती है कि हाईसुक, क्योंकि आज सेओंगहो को एक और अवार्ड मिलने वाला है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें मैगजीन डिजाइन का अवार्ड फंक्शन दिखाया जाता है जहां आज सेओंगहो को अवार्ड मिलने वाला है। वहीं हम सेओंगहो की कंपनी के को सीईओ और एक एम्प्लॉय को चिंता करते देखते हैं क्योंकि वो उस अवार्ड फंक्शन में कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। जिसके बाद हमें सेओंगहो दिखाया जाता है जो मेमोरियल पार्क में फ्यूनरल डायरेक्टर से मिलने आया होता है। वो उन्हें बताता है कि मैं कई फ्यूनरल होम विजिट कर चुका हूँ मगर मैंने किसी भी वर्कर का आज तक इंटरव्यू नहीं लिया। फिर मैंने आपके बारे में सुना और मुझे पता चला कि आप पिछले 20 सालों से एज अ फ्यूनरल डायरेक्टर वर्क कर रही हो। वो कहता है कि वो बस एक अच्छा काम करना चाहता है सिंसियरिटी के साथ, और वो उन्हें बताता है कि वो एक ऐसा मेमोरियल पार्क डिज़ाइन करना चाहता है जो कि एक स्मॉल कैफ़े और लाइब्रेरी की तरह होगा जहाँ लोग अपने लव्ड वंस को याद करने के लिए आया करेंगे। भले ही वो सैड हो लेकिन उनके फेस पर वो स्माइल और वो खुशी होगी। और ये आइडिया फ्यूनरल डायरेक्टर को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। फिर तभी सेओंगहो के पास उसके को सीईओ मिस्टर यून का कॉल आता है जो उसे कहते हैं कि तुम कहाँ हो, अवार्ड सेरेमनी बस स्टार्ट होने ही वाली है। तो सेओंगहो कहता है कि बस मैं अभी निकलता हूँ। वहीं अवार्ड फंक्शन में को सीईओ मिस्टर यून और नायोन उसका वेट कर रहे होते हैं क्योंकि उसका नाम बस अनाउंस होने ही वाला था, लेकिन सेओंगहो टाइम पर वहाँ पहुँच जाता है और अवार्ड रिसीव करता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रियो की मॉम अपनी बाकी सभी फ्रेंड्स को रियो की वेडिंग का इनविटेशन कार्ड देती है जो कि नेक्स्ट मंथ अमेरिका में होने वाली है। साथ ही वो अपनी सभी फ्रेंड्स को ये भी बताती है कि मेरा सन इन लॉ एक इंटरनेशनल लॉयर है, जो सुनकर सब सरप्राइज होते हैं और खुशी से उन्हें कांग्रेट्स करते हैं। वहीं अब हम एयरपोर्ट का सीन देखते हैं जहाँ रियो काफ़ी समय के बाद कोरिया वापस आ चुकी थी। तो उसकी बेस्ट फ्रेंड मोइम जो इस ड्रामा की सेकेंड मेन फीमेल लीड है उसे पिक करने के लिए वहाँ आती है और वो दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि वो लॉन्ग टाइम के बाद एक दूसरे से मिल रहे हैं। अब मोइम रियो को बताती है कि वो एक पैरामेडिक टीम का पार्ट है जो लोगों को रेस्क्यू करते हैं। साथ ही वो रियो से कहती है कि तुम काफ़ी स्लिम हो चुकी हो, क्या तुम अपनी वेडिंग डे के लिए वेट लूज कर रही हो। और वो कहती है कि सेओंगहो कैसा है, जिस पर रियो कहती है कि हाँ ज़रूर वो बिजी होगा, आखिर वो कैसा है। तो मोइम कहते हैं कि हाँ वो लाइफ में बहुत बढ़िया कर रहा है। वहीं हम अवार्ड सेरेमनी में सेओंगहो मिस्टर यून और नायुन को साथ में पार्टी एंजॉय करता देखते हैं जहाँ यून उनसे कहते हैं कि अवार्ड रिसीव करते वक्त तुमने मेरा नाम तक नहीं लिया। तभी वहाँ एक लेडी सेओंगहो को बो करती है जिसे देखकर मिस्टर यून बहुत ज़्यादा शॉक होते हैं और कहते हैं कि वो तो यून सीओ है, आखिर तुम उसे कैसे जानते हो। तो सेओंगहो बताता है कि मैं बस उससे एक ऑब्लिक लॉन्चिंग सेरेमनी में मिला था। तो मिस्टर यून सेओंगहो को उससे बात करने के लिए कहते हैं क्योंकि उन्हें योनसियो का ऑटोग्राफ चाहिए था, पर सेओंगहो ये कहकर वहाँ से चला जाता है कि वो अभी बिजी है। वहीं हम मोइम और रियो को देखते हैं जिधर रियो को भूख लगने लगी थी और इतने सालों में काफ़ी कुछ वहाँ बदल चुका था, इसलिए वो दोनों उसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं जहाँ वो हाई स्कूल के टाइम में जाया करते थे। जहाँ अपने ओल्ड डेज की मेमोरी को याद करते हुए वो राइस केक को एंजॉय करते हैं। पर तभी रियो के भाई डोंगजिन के वहाँ आ जाने की वजह से वो दोनों छिपने लगते हैं। तो डोंगजिन भी उनकी तरफ देखकर खुद से कहता है कि इन दोनों को क्या हुआ, क्या ये बीमार है। अब अपना फूड लेकर डोंगजिन जैसे ही रेस्टोरेंट से बाहर निकलता है तभी एक आदमी उसके कान पकड़कर उससे कहता है कि आखिर तुम ये खा भी कैसे सकते हो, तुम्हारा अपकमिंग कंपटीशन काफ़ी नज़दीक है, क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हें तुम्हारा ट्रेनर का सर्टिफिकेट मिले, इसलिए ये फूड मुझे दो और 5 मिनट में जिम पहुँचो। अब डोंगजिन के वहाँ जाने के बाद मोइम रियो से पूछती है कि तुम अपने भाई से क्यों छिप रही हो, क्या तुम्हारी फैमिली को नहीं पता कि तुम वापस आ चुके हो। तो रियो कहती है कि मैं उन्हें सरप्राइज़ देना चाहती हूँ, जिसके लिए वो मोइम को उसकी हेल्प करने के लिए कहती है। जिसके बाद अब वो घर को सजाने के लिए बलून्स लेकर आ रहे होते हैं जिधर रियो मोइम से कहती है कि तुम्हें मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा कि
कि तुम आज पूरे दिन मेरे साथ रहोगी, फिर चाहे दुनिया ही क्यों ना खत्म हो जाए। पर तभी मोइम को एक इमरजेंसी कॉल आ जाती है जिस वजह से वो वहाँ से चली जाती है। अब रियो अकेली पड़ चुकी थी और उसे अपनी फैमिली को फेस करने से डर लग रहा था क्योंकि शायद वो कुछ गड़बड़ कर चुकी है, लेकिन फिर भी हिम्मत करके वो घर की तरफ जाने लगती है, जहाँ रास्ते में वो एक जगह रुकती है और एक बिल्डिंग को देखने लगती है क्योंकि वहाँ पहले एक सोना हुआ करता था जहाँ उसकी मॉम और स्योंगहो की मॉम उन दोनों को एक साथ नहलाने के लिए ले जाया करती थी। अब प्रेजेंट टाइम में वो ये सब बातें याद करके बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग फील करती है। वो उस जगह को देखने लगती है और कहती है कि वैसे ये है क्या, क्योंकि ना ही वहाँ पर कोई फ्रंट डोर था और ना ही कोई साइन बोर्ड। पर तभी पीछे से वहाँ स्योंगहो आ जाता है जो उसे कहता है कि तुम कौन हो। जैसे ही रियो पलटकर उसे देखती है, वो दोनों इतने सालों बाद एक दूसरे को देखकर काफ़ी शौक होते हैं। दोनों एक दूसरे का नाम पुकारते हैं, जिधर स्योंगहो कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो रियो कहती है कि ये तो मेरी लाइन है, तुम बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो स्योंगहो कहता है कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, जिसे सुनकर रियो हंसने लगती है और उसकी बातों का मजाक उड़ाने लगती है। तो स्योंगहो कहता है कि ये मेरा ही ऑफिस है, अपने पैर हटाओ और यहाँ से जाओ। तो रियो वहाँ से जाने लगती है, मगर तभी रोड के एक साइड से अपनी मॉम को आता देखती है और दूसरी साइड से अपने डैड को आता देखती है। इसलिए उनसे बचने के लिए वो पास ही में पड़े एक बड़े से कार्ड बॉक्स के नीचे जाकर छिप जाती है। जिसे ऐसा करता देख स्योंगहो हैरान होता है, तो वो उससे कहते हैं कि प्लीज़ आखिरी बार मेरी हेल्प कर दो और किसी को बताना मत कि मैं इस बॉक्स के नीचे हूँ। तभी सभी लोग वहाँ पहुँच जाते हैं, जो स्योंगहो को काफ़ी टाइम के बाद देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। साथ ही रियो के डैड उसे एप्पल देकर कांग्रेट्स भी करते हैं क्योंकि नेक्स्ट वीक स्योंगहो के ऑफिस की ओपनिंग होने वाली है। लेकिन तभी सबकी नज़र वहाँ रोड के बीच रखी एक ट्रॉली पर जाती है। सब सोचते हैं कि आखिर किसने इसे यहाँ रखा, क्योंकि उस पर इंग्लिश में लिखा होता है। अब स्योंगहो को भी नहीं पता होता है कि ये ट्रॉली रियो की है, इसलिए पहले वो मना कर देता है, मगर रियो के उसे हिट करने पर वो कह देता है कि हाँ ये ट्रॉली मेरी है, जिससे वो उस ट्रॉली को उसे दे देते हैं। पर तभी रियो की मॉम कहती है कि तुम इस बड़े से बॉक्स को क्यों गाइड कर रहे हो, क्या इसमें कुछ एक्सपेंसिव है। तो वो हंसते हुए कहता है कि नहीं, इसमें जो है उसकी वैल्यू बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि मैं तो इसमें घर का सारा ट्रैश डालने वाला हूँ। जो सुनकर रियो अजीब सा फेस बनाने लगती है। अब स्योंगहो उन सभी को वहाँ से समझा बुझाकर भेज देता है। अब उनके जाने के बाद स्योंगहो रियो को बाहर नहीं आने देता। वो रियो से पूछता है कि पहले मुझे ये बताओ कि तुम अपनी मॉम से क्यों छिप रही हो, क्या तुम किसी परेशानी में हो। तभी रियो वो बॉक्स को फाड़ कर वहाँ से बाहर आ जाती है और उसे कहती है कि अच्छा तो ये तुम्हारा न्यू ऑफिस है, और टॉपिक चेंज करते हुए बाथरूम को यूज़ करने के लिए उसके ऑफिस में चली जाती है और उसके पूरे ऑफिस में घूमने लगती है, जिसे स्योंगहो बार बार वहाँ से जाने के लिए कह रहा होता है। वो उसे बताता है कि उसकी मॉम ने उसकी वेडिंग के लिए उसे भी इनवाइट किया है, बट बिजी होने की वजह से वो वेडिंग को अटेंड नहीं कर पाएगा, इसलिए उसे कांग्रेट्स करता है। मगर रियो के फेस को देखकर साफ पता लग रहा होता है कि वो इस वेडिंग से बिल्कुल भी खुश नहीं है। अब इन सब बातों के बाद स्योंगहो उसे वहाँ से जाने को कहता है, लेकिन रियो उसके ऑफिस रूम को देखने के लिए स्टेयर से ऊपर चली जाती है, लेकिन जल्दबाजी के चक्कर में उसका पैर एक वायर में फंस जाता है, जिससे सामने वाली जो बुक शेल्फ होती है वो उसके ऊपर गिरने वाली ही होती है कि तभी स्योंगहो उसे वहाँ आकर बचा लेता है, मगर शेल्फ पर रखी मेटल की भारी मूर्ति उस पर गिर जाती है, जिससे उसे बहुत दर्द होता है। तो रियो उसके कपड़े उठाकर उसकी बैग को चेक करने लगती है, जहां वो देखती है कि उसकी बैग पर भारी मेटल के चोट के निशान तो था ही, साथ ही एक बड़े से कट का निशान भी था, जिसे देखकर उसे उनके बचपन का एक इंसिडेंट याद आता है, जहां वो कुछ बच्चों से स्योंगहो को बचा रही थी, लेकिन गलती से उसका धक्का स्योंगहो को लग जाता है, जिससे नुकीली वायर स्योंगहो को लग जाती है। अब प्रेजेंट टाइम में रियो को उसके लिए बुरा लग रहा होता है। वो उससे कहती है कि ये निशान अभी तक है, जिस पर वो कहता है कि जब तुम मेरे आसपास होती हो तो मुझ पर ही मुसीबत आती है। वैसे मैं तुमसे सॉरी एक्सपेक्ट नहीं करता, बस मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से चली जाओ, जिससे रियो को बहुत बुरा लगता है। और वो कहती है कि वैसे भी मैं अपना फर्स्ट डे तुम्हारे साथ स्पेंड नहीं करना चाहती, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने का। तो स्योंगहो कहता है कि घर चलो और अगर कोई प्रॉब्लम है तो अपनी मॉम से बात कर लो। अब रियो वहाँ से जाने लगती है, तो वो कहता है कि वैसे ही मूर्ति 17 मिलियन वॉन की है, जो मुझे मेरे एक डिजाइनर फ्रेंड ने दिया है। और 17 मिलियन वॉन सुनकर रियो शॉक होती है और उस मूर्ति को साफ करके सही सलामत सही जगह पर रख देती है। वहीं दूसरी तरफ हम मोइम को देखते हैं, जो अपने टीम के एक मेंबर के साथ एक इंजर्ड पर्सन को रेस्क्यू करने के लिए आई होती है। उस पर्सन की कंडीशन बहुत ख़राब होती है, वो ड्रंक होता है और साथ ही उसकी बॉडी पर कई सारे घाव के निशान होते हैं। तो मोइम समझ जाती है कि उसे डायबिटीज़ है, तो मोइम उसका ब्लड शुगर लेवल चेक करने लगती है और उसे हॉस्पिटल चलने को कहती है, मगर वो ड्रंक पर्सन बदतमीज़ी करता है और पास ही में पड़ी कांच की बोतल को तोड़कर उन सबको डराने लगता है, जिससे सभी लोग पीछे हो जाते हैं। पर तभी एंट्री होती है हमारे सेकंड मेल लीड की, जिसका नाम होता है दानहो। वो खुद को ताइक्वांडो में रेड बेल्ट बताकर उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आगे जाता है, मगर आगे जाकर फिसल कर गिर जाता है, जिससे उसके हाथ में कट लग जाता है।
तब मायूम इस सिचुएशन को अपनी तरह से हैंडल करती है। वो एक ज़बरदस्त किक मारती है जिससे वो बोतल और वो पर्सन दोनों ही ज़मीन पर गिर जाते हैं। अब मायूम उस ड्रंक पर्सन से प्यार से हॉस्पिटल चलने को कहती है, जिसके लिए वो बड़ी ही आराम से मान जाता है। और दूसरी तरफ हम दानहो को भी देखते हैं जो मोइम को बस देखता ही रह जाता है, क्योंकि अब वो मोइम के साथ फॉल इन लव हो चुका है। अब सीन यहीं कट होता है और हम रियो और सियोंगो को साथ घर जाता देखते हैं, क्योंकि उन दोनों के घर आसपास हैं। लेकिन रियो अचानक से रास्ते में रुक जाती है और डिलीवरी बॉय के हेलमेट को देखने लगती है। वो रियो से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि वो डिलीवरी बॉय मुझे अपना हेलमेट देगा, क्योंकि मेरी मोम मेरे स्कल को क्रश करने वाली है, इसलिए मुझे अपने हेड को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ चाहिए। अब वो रोड के बीचों बीच अपने लगेज को खोलकर उसमें रखे सभी कपड़ों को पहन लेती है, ताकि जब उसे मार पड़े तो उसे दर्द कम हो। अब वो दोनों रियो के घर के बाहर पहुंच जाते हैं, जिधर रियो सियोंगो को उसे हिट करने के लिए कहती है, ये चेक करने के लिए कि क्या उसे दर्द होगा या नहीं। पर सियोंगो उसे हिट करने से मना कर देता है। तो वो कहते हैं कि आज मैं बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने वाली हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ रात बिताना चाहते हो। जो सुनकर सियोंगो उसे कहता है कि तुम क्या बकवास कर रही हो, मगर वो मानती नहीं और उसे मनाने लगती है। वो यहाँ तक आ तो गई, मगर उसमें अपनी मॉम को फेस करने की हिम्मत नहीं है। इसलिए सियोंगो से कहता है कि अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी हेल्प करूं, तो मुझे पता होना चाहिए कि आखिर तुमने किया क्या है। तो वो बताती है कि मैंने अपनी शादी कैंसिल कर दी। तो सियोंगो कहता है क्या? तो वो चिल्लाकर बताती है कि मैंने अपनी शादी कैंसिल कर दी। और ये उसकी मॉम भी सुन लेती है, जो ठीक उसके पीछे खड़ी थी, साथ ही उसके डैड और सियोंगो की मॉम। अब जब उसे इसका पता चलता है तो वो ऐसा प्रेटेंड करती है कि मानो कुछ हुआ ही ना हो। वो अपनी मॉम के पास जाकर बड़ी ही कैजुअल वे में कहती है कि मैंने अपनी एंगेजमेंट तोड़ दी। और ये सुनकर उसके डैड को शौक लगता है, जिससे वो ज़मीन पर गिर जाते हैं। तो उसकी मॉम कहती है कि क्या कहा तुमने, ज़रा फिर से एक बार और क्या ना। और 1 महीने पहले तुम्हारी शादी और तुमने शादी कैंसिल कर दी। और उसे मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाती है, लेकिन रियो सियोंगो के पीछे छिप जाती है, जिसे सारी मार सियोंगो को पड़ने लगती है। तो सियोंगो उन्हें शांत कराकर आराम से बात करने को कहता है। तो उसकी मॉम उससे पूछती है कि तुम मुझे बताओ, क्या उसने तुम्हारे साथ कुछ किया है, तुम्हें चीट किया है? अगर हाँ तो मैं अभी जाकर उसे सबक सिखा कर आऊँगी। जिस पर रियो कहती है कि नहीं, गलती उसकी नहीं है। तो मॉम कहती है तो क्या फिर तूने उसे चीट किया है? जो सुनकर सब शौक होते हैं और इतना कहकर मॉम दोबारा से उसे मारना शुरू कर देती है, जो सारी मार सियोंगो को पड़ने लगती है। जिसे देखकर सियोंगो की मॉम बीच में आ जाती है और कहती है कि गलती तुम्हारी बेटी की है, तो उसे मारो, मेरे बेटे को क्यों मार रही हो। अब उसके डैड भी होश में आ चुके थे, तो वो बीच में आकर कहते हैं कि वो हमारी बेटी है, पहले उसकी बात तो सुन लो, उसके पास ज़रूर कोई रीज़न होगा ऐसा करने का। तो उसकी मॉम कहती है चलो ठीक है बताओ। जिस पर रियो कहती है कि पहले मुझे प्रॉमिस करो, अगर मैं बताऊंगी तो आप मुझे मारोगे तो नहीं। तो उसकी मॉम कहती है चलो ठीक है, नहीं मारूंगी, चलो अब बताओ। तो रियो कहती है कि मैंने अपनी जॉब भी छोड़ दी और अब मैं अनएम्प्लॉयड हूँ। और इतना सुनकर उसके डैड एक बार फिर बेहोश हो जाते हैं और उसकी मॉम उसे मारते हुए कहती है कि तुमने इतने साल पढ़ाई की, इतनी मेहनत करी जॉब पाने के लिए, और तुमने इतनी आसानी से क्विट कर दिया। अब मॉम की मार से बचने के लिए रियो सियोंगो का हाथ पकड़कर भागने लगती है। वो कहती है कि भागते रहो, क्योंकि अगर पकड़े गए तो मारे जाएंगे। जिधर मॉम भी उनका काफ़ी दूर तक पीछा करती है। अब दोनों काफ़ी दूर आ चुके थे तो थककर एक बेंच पर बैठ जाते हैं। अब सियोंगो से कहता है कि तुमने अपनी मॉम को सच बताना चाहिए था कि तुमने ऐसा क्यों किया, और तुमने ऐसा क्यों कहा कि तुमने चीट किया है। तो रियो उसे अपनी लाइफ के बारे में बताती है कि तुम्हें पता नहीं है कि मैंने कितनी मेहनत की है। मैंने कोरिया में स्टडी की, देन ग्रेजुएशन के बाद मैं सीधा अमेरिका चली गई, वहाँ की लाइफ अडेप्ट की, वहाँ कई सालों तक जॉब, फिर इंगेजमेंट भी करी, और ये सब करके मैं पूरी तरह से थक चुकी थी। मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी, इसलिए मैंने अपनी लाइफ को रिबूट करने के लिए ये सब किया। मुझे ये करना पड़ा। अब सियोंगो भी उसकी सभी बातों को समझ रहा था। तभी उसके पास रियो के भाई डोंगजिन की कॉल आती है, जो उसे बताता है कि मॉम का गुस्सा अब शांत हो चुका है, इसलिए वो चाहते हैं कि रियो वापस घर आ जाए। जो बात सियोंगो रियो को बता देता है, लेकिन रियो को अपनी मॉम पर जरा भी भरोसा नहीं था। वो जानती थी कि अगर वो दोबारा घर गई तो मॉम उसे फिर से मारना शुरू कर देगी। तो सियोंगो कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। तो रियो कहते हैं कि तुम अचानक से इतने अच्छे कब से हो गए। तो वो कहता है कि तुम्हारी मॉम तुमसे ज्यादा मुझसे प्यार करती है। जिसके बाद वो दोनों घर की ओर जाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ दानहो मोयुम के काम से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस था, तो वो उसके पास जाकर उसका नाम पूछता है। तो मोयुम उसे कहती है कि मैं पिछले 6 सालों से पैरामेडिक टीम में वर्क कर रही हूँ, और तब से लेकर अब तक जितने भी लोगों ने मेरा नाम और नंबर पूछा है, मैं उन्हें दोबारा कभी नहीं मिली। जिस पर वो कहता है पर मैं मिलना चाहूँगा। तो वो कहते हैं कि मैं तुम्हें नहीं बता रही। उसके बाद वो गुड बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। वहीं हम सियोंगो और रियो को देखते हैं, जो अब घर पहुँच चुके थे, लेकिन रियो को अभी भी डर लग रहा था घर के अंदर जाने से। तो सियोंगो उसे हिम्मत देता है और वो दोनों घर के अंदर चले जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि रियो की मॉम सोफे पर दूसरी साइड फेस करके रो रही थी। तो रियो उनके पास जाकर माफी मांगती है, लेकिन सिचुएशन बिल्कुल उसके अपोजिट हो जाती है, क्योंकि मॉम रो नहीं रही थी, बल्कि वो तो उसका इंतजार कर रही थी, रोने की एक्टिंग कर रही थी। साथ ही उनके हाथ में एक स्टिक भी थी, जिससे वो रियो को सबक सिखाने वाली थी।
और ये देखकर रियू डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है, लेकिन स्योंगो उसे बाहर जाने से रोक लेता है। वो उसे बाहर जाने नहीं देता। वो उसकी मोम से यह कहता है कि आंटी मैं इसे ले आया हूँ, अब आपको जो करना है अब आप वो इसके साथ कर सकती हो, और डोर को बाहर से लॉक कर देता है, जहाँ रियू बस चिल्लाती ही रह जाती है। और वहाँ से जाते वक्त स्योंगो अपनी पास्ट की एक मेमोरी याद करता है, जिधर वो अपने पेरेंट्स के साथ जब पहली बार कोरिया में शिफ्ट हुआ था, तब यहाँ के लोकल बच्चे उसे बुली किया करते थे। तब सिर्फ रियू ही थी जिसने उसका साथ दिया और उन बुलीज से उसको बचाया। तब वो दोनों काफी छोटे थे। अब प्रेजेंट टाइम में ये सब सोचकर वो कहता है कितने साल बाद जब वो वापस आई गई है तो अब देखते आगे क्या क्या होता है। और ये बोलकर वो स्माइल करते हुए अपने घर की तरफ जाने लगता है। और इसी सीन के साथ ये एपिसोड यहीं एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।